Hello students, welcome to the class of power system. Myself Avinash Kumar, Assistant Professor Electrical Engineering Department, MIET Meerut. So I welcome you all to the class of power system. So let us start with the structure of power system. So the power system, we can say, we can divide a whole complete power system into three major portions. Okay, which I have shown you in three colors. The red color shows the generation part, blue color shows the transmission part, and green color shows the distribution part. So here at generating station, at the generation part, we can see what happen here. Here हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर जनरेशन हमें क्या करना है, तो इन जनरल हमारा जो जनरेशन होता है वो लगभग 11 किलो वोल्ट के आसपास होता है. उसको फिर हमें फर्दर हम इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको स्टेप अप करते हैं, इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके थ्रू हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि लॉसेस जो वो मिनिमम रहे. ठीक है. टू मिनिमाइज द लॉसेस वी स्टेप अप द वोल्टेज थ्रू द ट्रांसफार्मर. अब ये सेकंड पोर्शन होता है हमारा, जिसके थ्रू हमारा ट्रांसमिशन हो रहा होता है. तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स का रोल होता है, जैसे सपोर्टिंग टावर्स होते हैं, ठीक है. इन बिटवीन जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है. इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उनको डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं. और इसके बाद जब हम ट्रांसमिशन कर दिया जाता है, उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस हमारा जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर हमारे पास ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा, ठीक है. और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि इतना वोल्टेज हमें नहीं चाहिए होता. एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड और एट द रिसीविंग एंड हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्टेप डाउन कर रहे होते हैं. स्टेप डाउन करने के बाद उसको हम डिफरेंट कंज्यूमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. कंज्यूमर भी हमारे कई तरह के हो सकते हैं, लार्ज कंज्यूमर, स्मॉल कंज्यूमर. जैसे यहाँ देख भी रहे हैं आप, ये स्मॉल कंज्यूमर है, इसको 120 वोल्ट या 240 वोल्ट चाहिए होता है. लेकिन जो लार्ज कंज्यूमर है उनको हमें 13 केवी, 11 केवी, 4 केवी जितना भी चाहिए होता है, इस पर रिक्वायरमेंट वो हम ट्रांसमिट करते हैं डायरेक्टली. ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें हम अपने ट्रांसमिशन को या अपनी जनरेशन को और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करके देखते हैं. तीन पार्ट्स में ये पूरा पावर सिस्टम डिवाइड होता है, और सबको मिला दें अगर हम, तब उसको कहते हैं कि ये कंप्लीट पावर सिस्टम है. ठीक है. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जनरेटिंग स्टेशन में हमारे डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन हो सकते हैं, ठीक है. जिसमें हमारा फ्यूल बेस्ड जनरेटिंग स्टेशन हो सकता है, जैसे कोल बेस्ड हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए. इस तरह से हमारे डिफरेंट पावर प्लांट्स हो सकते हैं. जनरली जो पावर जनरेट होती है वो 11 केवी से 25 केवी के बीच में होती है, जिसको हम स्टेप अप करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन. ठीक है. सेकंड पोर्शन हमारा आता है ट्रांसमिशन का, जिसमें कि हम स्टेप अप करने के बाद वोल्टेज को, जो हाई वोल्टेज होता है, उसको थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द जनरेटिंग एंड टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके पास पहुंच गया, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे सब स्टेशन होता है आपका पावर हाउस, जिसको हम बोल देते हैं. ठीक है. वहां पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होती है और उसको फिर डिफरेंट कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ठीक है. तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बोलते हैं. तो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम में हमें यही देखना है कि तीन मेजर पोर्शन होते हैं, जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब लेट अस टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम. क्या क्या कंपोनेंट इस पूरे पावर सिस्टम में होते हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडक्टर. ऑब्वियसली जब हमें ट्रांसमिशन करना होता है देन वी नीड ए कंडक्टर. ठीक है. जनरली जो हमारे पास कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम का होता है. ठीक है. वैसे बेस्ट कंडक्टर हमारा कॉपर का होता है, बट अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो कॉपर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं. बट एल्यूमिनियम जो होता है वो मैकेनिकली वीक होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, वो टूट सकता है. तो हम क्या करते हैं कि उसके छोटे छोटे थ्रेड्स लेके एल्यूमिनियम के, और उसके बीच में एक स्टील की वायर का यूज़ करते हैं, ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले. और इस कंडक्टर को बोला जाता है ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम सेंटर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड. स्टील के वायर के साथ में उसको रीइंफोर्स्ड किया जाता है, ताकि वो मैकेनिकली भी स्ट्रांग रहे और इलेक्ट्रिकली करंट को इजीली कैरी करा पाए, क्योंकि एल्यूमिनियम है. सेकंड मेन पार्ट होता है स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जनरली हम जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इनका यूज़ कई जगह होता है. जनरेटिंग एंड पे इसका यूज़ एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए. बट ऑन रिसीविंग एंड हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज रिसीव हो रहा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं. ठीक है. पावर को रिसीव करने के लिए. थर्ड पार्ट है लाइन इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स का क्या काम होता है, जो लाइव वायर हम टावर्स पे कैरी कराते हैं, ठीक है, उन वायर्स को, लाइव वायर्स को आइसोलेट करने के लिए
हम जो हमारे टावर्स होते हैं चूंकि स्टील के होते हैं, तो उन टावर से लाइव वायर को आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, ताकि जो करंट है वो उन टावर के थ्रू पास ना हो पाए और किसी को कोई भी नुकसान ना मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट सपोर्ट्स आर जनरली स्टील टावर्स और पोल्स जिनके थ्रू हम कंडक्टर को या ट्रांसमिशन लाइन को कैरी कराते हैं। वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस, जो रिसीविंग एंड होता है वहाँ पे वोल्टेज में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको लिमिट के अंडर रखने के लिए कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटिंग डिवाइस लगी होती हैं। ठीक है, जनरेटर्स जनरेटिंग स्टेशन पे लगे होते हैं हमारे पास। कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, जब भी आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर उसको ओपन कर देगा सर्किट को, और आपका जो मेन कंपोनेंट है वो डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो ध्यान रखना है इसमें, बेसिकली सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ऑनलाइन काम करता है, यानी कि जब आपकी लाइन चल रही होगी, जब आप लाइव कनेक्टेड होंगे सिस्टम से, तब सर्किट ब्रेकर काम करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है आइसोलेटर्स का। ये आइसोलेटर देखने में कुछ इस तरह का होता है। आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर दोनों ही सिस्टम को, सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर्किट ब्रेकर तो ऑन लोड काम करता है, बट आइसोलेटर ऑफ लोड काम करता है। आइसोलेटर पे हम लोड नहीं लगाते थे। हमको क्या करना होता है, सपोज एक सिस्टम में फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ओपन कर दिया, नाउ यू हैव टू रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट। तो अब आप कैसे करेंगे, उस फॉल्टी पार्ट को हेल्दी सिस्टम से अलग करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आइसोलेटर्स को ओपन करते हैं और फिर जो भी फॉल्टी पार्ट होता है उसको सेपरेट करते हैं सिस्टम से, उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद हम उसको अगेन सिस्टम में पुट कर देते हैं या फिर नया पार्ट उसमें लगा देते हैं। तो ये काम आइसोलेटर का होता है। इसके बाद बस बार। बस बार क्या होता है, कई मल्टीपल कनेक्शंस देने के लिए हम बस बार का यूज़ करते हैं। तो जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि 3 बस बार है, 3 बस बार पर हमने तीनों फेज लगा दिए। अब यहाँ से हम कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो कनेक्शन हमने, आपने देखा होगा पोल पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन कनेक्शंस का यूज़ करते हैं, बस बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है बेसिकली, जो भी हमें वर्क परफॉर्म करना है उसके लिए जो कैपेसिटी होती है किसी फिजिकल सिस्टम की, दैट इज नोन एज एनर्जी। अब ये कई फॉर्म में हो सकती है, हीट फॉर्म में भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो दो तरह के सोर्स हम पढ़ते हैं। पहला सोर्स होता है कन्वेंशनल सोर्स, या जो रेगुलरली हम यूज़ करते आ रहे हैं फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। ठीक है, जो कन्वेंशनल सोर्स हैं जो आज भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं दोनों चीज़ों के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में क्या होता है कि जो अनयूजुअल है, ठीक है, जिनको हम पहले से यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज है, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे घर में गैस यूज़ करते हैं आप, कोल यूज़ करते हैं, दैट आर द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। बट ये जो एनर्जी सोर्स होते हैं ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में, आफ्टर सम टाइम इनको खत्म होना ही है। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं। जब मेन सोर्स है नेचुरल गैस, जो घर में भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम कुकिंग गैस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो नेचुरल गैस होती है ये मीथेन गैस होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म में। बट जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको रिफाइन किया जाता है। क्यों रिफाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और गैस के कंपोनेंट होते हैं, लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के कलर्स होते हैं। तो इसको रिफाइन करने के बाद इसको हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं एज ए नेचुरल गैस, और इसी गैस का यूज़ करके हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, जिसको हम गैस पावर प्लांट बोलते हैं। उस गैस का यूज़ करके हम वाटर को हीट करते हैं, स्टीम डेवलप करते हैं, और स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको गैस पावर प्लांट बोल दिया जाता है। ठीक है, यही सेम गैस होती है। सेकंड मेजर सोर्स जिसकी हेल्प से जो हमारा सबसे ज़्यादा जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोल बेस पावर प्लांट से हो रहा है, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। इन इंडिया हम इसको एनटीपीसी से रिलेट करके देख सकते हैं। जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इंडिया की मोर देन 60% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट होती है। ठीक है, तो इंडिया में जनरली जो कोल होता है वो लिग्नाइट होता है, सब बिट्यूमिनस होता है, बिट्यूमिनस कोल होता है, एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें से जो बिट्यूमिनस कोल है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और यही सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में भी पाया जाता है।
तो इसलिए बिट्यूमिनस कोल जो होता है उसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। थर्ड पेट्रोलियम है, जिसको आप इन जनरल लैंग्वेज पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, इससे रिलेट करके देखते हैं। बट एक्चुअल में जो पेट्रोलियम होता है वो ड्रिल करके निकाला जाता है, अर्थ के नीचे पाया जाता है, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। आपने शायद सुना हो इसके बारे में। क्रूड ऑयल जनरली हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन इसको हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं लाइक ईरान, सऊदी, ठीक है, या कुछ बार वियतनाम से भी इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे इसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। ये अर्थ की क्रस्ट से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल है जिसको हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फिर कैरी करके इंपोर्ट करके कंट्री में लाया जाता है और यहाँ पे इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है, तब वहाँ पर इसको फिर रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करने के बाद इससे हमें डीजल और पेट्रोल, इस तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, गैसोलीन भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्जन करते हैं, आगे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेजर सोर्स है हमारा एनर्जी का। पेट्रोल डीजल पावर प्लांट भी हमने नाम सुना होगा, ठीक है, उसका यूज करते हैं। कुछ एडवांटेज है कन्वेंशनल सोर्स के। क्या एडवांटेज है कि ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ये एक अच्छे सोर्स होते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और काफ़ी अमाउंट में हमें मिल भी जाते हैं। हालांकि फाइनेंशियल कॉस्ट भी हमारी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ये जितने भी सोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, कभी ना कभी इनके खत्म हो जाना है। देन वी हैव टू लुक फॉर अनदर साइड लाइक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एंड द सेकंड मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दीज सोर्सेज आर दे प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, दे क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है। दे प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ट्रांसफर इनटू द एटमॉस्फेयर। So this is a major cause of global warming all over the world, ठीक है। And the third major disadvantage is these pollutant release sulfur and nitrogen oxide, or this is the cause for the acid rain, ठीक है। And this acid rain is very harmful for humans and also for the crops in our country, ठीक है। So these are the advantages and disadvantages of the conventional energy sources. Now if we look on the another side, there are also available some sources known as renewable energy sources. Renewable energy sources matlab the source that can be renewed again and again, and we can use them again and again, and they are infinite in quantity, like the solar energy. If we talk about some different renewable energy sources like biomass, hydro energy, geothermal energy, solar energy, tidal wave energy, wind energy, wood energy, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम वुड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बायोमास, ठीक है। एंड दीज एनर्जी सोर्सेज रिप्लेस द कन्वेंशनल सोर्सेज इन 4 डिफरेंट एरियाज, लाइक इन पावर जनरेशन। Power generation, conventional sources we use are thermal power plant, hydro power plant, but nowadays we can see that we are using a solar power plant as well, and wind power plant as well. Second major part is hot water and space heating. Currently we are using immersion rod, heating rods, ठीक है, and geyser for using for heating the water, or for space heating, for room heating, या for building heating. But these renewable sources also replace the hot water. Geyser are available with solar energy, or space heating. For space heating we can also use solar energy, ठीक है। Another is transport fuel, ठीक है। पहले हम लोग डीजल पेट्रोल पे डिपेंडेंट थे, बट नाउअडेज एज यू कैन सी दैट CNG इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। PNG इज ऑल्सो पॉपुलर, ठीक है। तो गैसेज आर यूजेज एज ए फ्यूल, ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। Off-grid energy services we are also using, as you can see in rural areas. Solar power plant is most popular in place of direct supply from the powerhouses. Now we discuss some sources in brief, like wind energy. Wind energy, actually windmills are used to convert wind energy into the electrical energy. For this purpose, as you can see in the diagram, what we can do, we place a large blade of fan on a pole, and these blades are coupled with the generator at the back side. As you can see here, this is the generator part, and these blades, when wind blows, these fans moving, and the shaft coupled to the generator is also moved, and the generator generate electricity, ठीक है। But this power plant has a major drawback. It require more space, ठीक है,
and it also required continuous flow of air. So these are the disadvantage, or you can say the limitation with the wind power. Uh, Okay, but wind energy is very useful in the areas where continuous flow of air is available, like in the coastal areas or in the valleys of mountains. Okay, where the flow of air is regular and speed of air is also good. So we install wind power plant at such place. Okay. And second is hydropower, or you can say the power of water. The power of water, you can say that we create dams. आपने सुना भी होगा कि डैम्स लगे होते हैं, जैसे टीरी डैम हो गया, कालागढ़ डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया. ये डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली डैम बनाने का पर्पस यही होता है कि हमको पावर जनरेट करनी होती है. हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. एज यू कैन सी बिफोर द डैम वाटर इज स्टोर्ड हेयर. ठीक है. एंड जब पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो हम उसको एक हाइट से नीचे गिराते हैं ताकि जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है. और देन उस एनर्जी का हम यूज करते हैं, वाटर फ्लो का यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में. दैट टरबाइन इज डायरेक्टली कपल्ड टू द जनरेटर. ठीक है. और जब टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर की जो टरबाइन है, जो शाफ्ट है, वो भी रोटेट करती है और पावर जनरेट होती है. तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एनर्जी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आफ्टर द थर्मल पावर प्लांट. ठीक है. So there are mainly two types of dams: micro hydro system, जिसके in which we use dams for generating the power. Sometimes कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिवर्स होती है और उनका फ्लो काफ़ी तेज होता है, तो वहाँ पे डैम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप डायरेक्टली रिवर के जो वे है उसी में हम टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं और वो डायरेक्ट उसी जो वाटर की स्पीड होती है उसी का यूज़ करके टरबाइन रोटेट होती है और डायरेक्ट एनर्जी हम कन्वर्ट कर पाते हैं. बट ये जो प्लांट होता है इसको हम वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पे वाटर का फ्लो काफी तेज होता है. ओके. सो नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दैट इज सोलर एनर्जी. सो आपने सोलर पैनल के बारे में सुना होगा, जरूर देखे भी होंगे. सोलर एनर्जी का यूज करते हैं हम. सन से जो एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये इसमें प्लांट में यूज करते हैं. तो बेसिकली सोलर एनर्जी का दो तरीके से यूज किया जा सकता है, पैसिव सोलर और एक्टिव सोलर. पैसिव सोलर का क्या मतलब है? यानी कि आप, एक तो ये है कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. दूसरा ये भी हो सकता है कि आप सोलर एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट ना कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, हम वाटर हीटिंग में यूज कर सकते हैं, हम उसको कुकिंग में यूज कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो यूज इन स्पेस हीटिंग. स्पेस हीटिंग इज दी, यू कैन से दैट इट इज अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ल्ड. क्योंकि स्पेस हीटिंग में क्या हो रहा है कि आपको पूरी की पूरी जो कोल्ड एरियाज होते हैं, लाइक जो हमारे हिल एरियाज हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पेस हीटिंग के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. पूरी बिल्डिंग को गर्म रखने के लिए हीट इसका यूज़ किया जाता है. तो इसको हम पैसिव सोलर बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नहीं कर रहे हैं. ठीक. तो दीज आर दी सोलर एनर्जी. बायोमास. बायोमास एनर्जी क्या होती है कि जो काऊ डंग होता है, जिसको आप गोबर गैस भी बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक वेल हम डिग करते हैं. ठीक है. और उसके अंदर हम जो हमारे पेट्स होते हैं, जो हमारे काऊ बफेलोज वगैरह होते हैं, उनके जो डंग होता है उसको हम डंप करते हैं. क्रॉप्स जो हमारी खराब हो जाती है उसको डंप करते हैं. जो हमारा वेस्ट होता है, डिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, उसको डंप करते हैं. ठीक है. और इन सबको डंप करके हम उसको बंद करके रखते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम उसमें गैस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, दे रिलीज गैस. ठीक है. और उस गैस का हम यूज करते हैं. कई बार आपने गांव में सुना होगा, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली हम गैस का यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज. बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो गैस भी हमारी इतनी क्लीन नहीं होती है. तो दिस इज द बायोगैस प्लांट. हियर यू कैन सी दैट फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास. ठीक है. एंड दिस बायोमास गो टू द प्रेशराइज्ड कंबस्टर. यहाँ पे आपको हॉट गैस मिलती है, प्रेशराइज किया जाता है, फिर उसको फिल्टर भी किया जाता है. जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, फिल्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मीथेन गैस होती है, इट कंटेन्स द कंपोनेंट ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. तो इसको फिल्टर करना होता है. फिल्टर करने के बाद हमें जो क्लीन गैस मिलती है उससे हम गैस टरबाइन को गवर्न करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. तो इट ऑलमोस्ट प्रोड्यूस 75 to 80% एफिशिएंसी, प्रोड्यूस पावर विद द
75 to 80% overall efficiency. The efficiency is very high and also good efficiency. ठीक है. Next is tidal energy. Tidal energy is not very common because it has limited conditions where we can place turbine in the coastal areas like in the Gulf of Kutch, ठीक है, which is best suited for the electricity generation from the tidal energy. Tides, what are tides? The level of water is increase and decrease, ठीक है, due to the gravitational force of the moon. ठीक है, तो high tides and low tides, during the low tides and high tides, the speed of water also changes. This speed can govern the turbine, ठीक है, and this turbine are coupled directly with the generator as we can see here, ठीक है, and the generator produce electricity, ठीक है. तो tidal energy is also used for the generation of power. Next is geothermal energy. Geothermal energy, we can say that in many areas in like in mountain areas, वहाँ पे क्या होता है कि कई जगह हमको पता होता है कि यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है या फिर यहाँ पे नीचे एक सोर्स है जहाँ पे आपको हॉट वाटर मिल सकता है, ठीक है. वहाँ पे हम वेल को डिग करते हैं और वहाँ से हॉट वाटर या फिर जो वेपर होती है उसका यूज करते हैं और एक ये हीट एक्सचेंजर लगा होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यहाँ वाटर चल रहा होता है आपका, इसको हम हीट करने के लिए इस वाटर का यूज करते हैं. तो ये से हीट एक्सचेंज होती है, ये वाटर वेपर में बदलता है और ये स्टीम जो होती है फिर इसका स्टीम का यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में, एंड दिस टरबाइन रोटेट द जनरेटर. तो बेसिकली जो हमारी हीट एनर्जी है फ्रॉम द अर्थ इज ट्रांसफर टू द टरबाइन. यहाँ पे वाटर हमारा जा रहा है, इस वाटर को हमने क्या किया, इस हीट एनर्जी से हॉट किया और जो से स्टीम बनी उस स्टीम का यूज करके हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं. तो दिस इज द जियोथर्मल एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट. बट इसके साथ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खैर वो डिस्कस अभी करते हैं हम. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एडवांटेजेस. एडवांटेजेस मैंने आपको साथ साथ भी बताया काफ़ी, कि एक तो ये अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी के, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इनकी क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी बात, दीज आर द क्लीन सोर्सेज, ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए आज की डेट में पॉपुलर भी हो रहे हैं. जैसे कि आपने सुना होगा सीएनजी गैस ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ठीक है, या जो रिक्शाज हमारे पहले ऑटो रिक्शा चलते थे डीजल से, अब उनको रिप्लेस कर दिया जा रहा है, ई रिक्शाज अब चल रहे हैं, सोलर पे चल रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन खत्म हो गया, साउंड खत्म हो गया, ठीक है. नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बोथ आर रिड्यूस्ड, ठीक है. तो दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, ठीक है. मेंटेनेंस बहुत कम होता है. रनिंग कॉस्ट मतलब आपको तो एनर्जी फ्री में मिल रही है ना, आपको केवल जो कैपिटल कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वही आपको बियर करनी है. उसका रनिंग कॉस्ट आपकी फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना होता है. सन की एनर्जी के लिए यू डोंट नीड टू पे फॉर द विंड एनर्जी, ठीक है. यू डोंट नीड टू पे फॉर द काउ डंग इफ यू आर हैव योर ऑन पेट्स, ठीक है. तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी. एज एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे. डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं कि सबसे मेन डिसएडवांटेज तो क्या है कि इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जैसे कि आपने देखा सोलर जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट होती है. और इसी तरह से जो विंड टर्बाइंस होती हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है. उनके लिए हमें अलग से प्लानिंग करनी होती है. सोलर की भी आपको पता है कि पैनल्स एक्सपेंसिव होते हैं. वेव्स, इसके लिए जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि अंडर वाटर इसमें काम करना है, ठीक है. रिवर्स की अगर हम बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स की करें, तो डैम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. जो कैपिटल कॉस्ट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है. और ऑल्सो सबसे बड़ा जो डेंजर होता है वो अर्थक्वेक का होता है, क्योंकि जो डैम्स होते हैं उनमें इतना पानी स्टोर हो जाता है, इतना वाटर स्टोर हो जाता है कि अगर अर्थक्वेक आया और डैम को कुछ नुकसान पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो आगे पहुंचा सकता है फर्दर, ठीक है. जियोथर्मल एनर्जी में कई किलोमीटर तक ड्रिल करना पड़ता है, और ये सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये माउंटेन एरिया में ज़्यादा हमको मिलता है. तो वहाँ रॉकी स्टोन्स होते हैं, जिनको जो रॉक्स में अगर आपको ड्रिल करना पड़े तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए ये भी थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है. बायोफ्यूल की अगर हम बात करें, अभी हमने बायोमास की बात की, कुछ बायोफ्यूल भी होते हैं कि जिनको डायरेक्टली हम क्रॉप से यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हमें बायोफ्यूल चाहिए तो उसके लिए फिर हमें उसी हिसाब से खेती भी करनी होगी, और उसके लिए बहुत बड़े एरिया चाहिए, जिससे कि हमें इतना फ्यूल नहीं मिल पाएगा जितना कि हमें चाहिए होता है. तो वो भी सुटेबल नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें पड़ जाता है. तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. थैंक यू. मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.